हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है जिसमें सैचुरेटेड जो सॉइल मास होता है, मींस पानी से भरा हुआ सॉइल का जो मास होता है उसकी वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, क्योंकि उसमें से पोर वाटर बाहर आ जाता है अंडर सस्टेन्ड लोड, जब उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं। Consolidation refers to the gradual reduction in volume of saturated soil mass due to the expulsion of pore water under sustained load. ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, मीन्स समय के साथ कंसोलिडेशन होते जाता है। वेयर द लोड इनिशियली कैरीड बाय द पोर वाटर, सबसे पहले जो लोड अगर अप्लाई होता है तो वो कैरी करता है पोर वाटर, उसके बाद वो ट्रांसफर होता है सॉइल सॉलिड्स में। उसके वजह से क्या होता है, वॉल्यूम का रिडक्शन होता है और वॉइड रेशियो का भी रिडक्शन होता है, क्योंकि जो पानी है वो वॉइड्स में ही प्रेजेंट होता है। पानी निकल जाएगा तो वो वहाँ पे वॉइड रेशियो का रिडक्शन हो जाएगा। जो टोटल सेटलमेंट होता है सॉइल का वो 3 कंपोनेंट्स से बना होता है। ST इक्वल्स टू इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। जो इमीडिएट सेटलमेंट होता है वो जस्ट लोड एप्लीकेशन के बाद होता है, ये बेस्ड होता है इलास्टिक थ्योरी में। नेक्स्ट है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है, मीन्स समय के साथ होता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन में पानी जो एक्सेस पोर वाटर होता है वो बाहर आता है क्योंकि लोड बढ़ जाता है। इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। प्राइमरी कंसोलिडेशन occurs ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। जैसे ही ऊपर से लोड बढ़ जाएगा, टोटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, पोर वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन तब होता है जब एक्सेस पानी सॉइल से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसमें टोटल स्ट्रेस उसके ऊपर बढ़ गया है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये एक ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट होता है क्ले पार्टिकल्स का। जैसे कि सॉइल जो है सैचुरेटेड सॉइल मास, उसमें से पानी निकल गया, देन हमारे पास क्या बचे, पार्टिकल्स बचे, क्ले पार्टिकल, फिर उनका आपस में एडजस्टमेंट होता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, ये ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट होता है क्ले पार्टिकल्स का, जिसमें वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि वॉइड रेशियो कम हो गया। वॉइड रेशियो कम हो जाएगा तो क्या हो गया, जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में रीएडजस्टमेंट होने लगता है और वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है ओडियोमीटर टेस्ट। ओडियोमीटर टेस्ट जनरली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम ये देख पाएँ कि सॉइल किस तरीके से कंप्रेस होता है, मतलब कि कंसोलिडेट होता है जब उसके ऊपर वर्टिकल लोड्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्लेस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट। जब भी हमको क्लेस की कंप्रेसिबिलिटी देखनी है तो हम कुछ कोफिशिएंट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है कंप्रेशन इंडेक्स, सेकेंड होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। फर्स्ट जो कंप्रेशन इंडेक्स होता है, यानी कि CC से इसको हम डिनोट करते हैं, ये स्लोप होता है E वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व का, मींस वॉइड रेशियो और लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का जब ग्राफ बनता है वो उसका जो स्लोप आता है वो कहलाता है कंप्रेशन इंडेक्स। ये हो गया आपका वॉइड रेशियो, ये होता है लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ये जनरली लीनियर होता है, ये करस्पॉन्डिंग टू E1 आपका लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा लॉग सिग्मा 1 इफेक्टिव, करस्पॉन्डिंग टू E2 हो जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा 2 इफेक्टिव। इसका जो स्लोप है, यानी कि ये स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ये देता है कंप्रेशन इंडेक्स यानी कि CC। ये हो जाएगा स्लोप y बाय x, E1 माइनस E2 बाय लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश माइनस ऑफ लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 बाय लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा 2 डैश। ये होता है कंप्रेशन इंडेक्स CC। CC जो है वो जनरली लाई करता है 0.1 टू 0.8। नाउ CC के 2 एम्पेरिकल फॉर्मूलेस होते हैं। फर्स्ट, CC इज इक्वल्स टू 0.009 WL माइनस 10, ये होता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए। सेकेंड फॉर्मूला होता है CC का 0.007 WL माइनस 10, ये होता है डिस्टर्ब्ड और रीमोल्डेड सॉइल के लिए।
सो क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है तो कई बार एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एवी। जो एवी होता है वो होता है स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व। इसमें क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस कम होते जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे वॉइड रेशियो इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा, और वॉइड रेशियो जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। सो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है एवी का। ये होता है वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इसका जो स्लोप आता है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। E1 के करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 डैश, E2 के करस्पॉन्डिंग सिग्मा 2 डैश। सो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ E वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि AV। सो AV किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वॉइड रेशियो बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम MV से डिनोट करते हैं। MV इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चेंज पर यूनिट वॉल्यूम बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। सो MV किसके इक्वल हो गया, चेंज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। सो चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन हाइट हो जाएगा, हाइट में चेंज आता है, ये हो जाएगा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। डेल एच बाय एच किसके इक्वल होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो बाय 1 प्लस E0 इंटू डेल सिग्मा डैश। सो ये क्या हो जाएगा, डेल ई बाय डेल सिग्मा डैश किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि AV। सो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV होता है AV बाय 1 प्लस E0। E0 जो है वो इनिशियल वॉइड रेशियो है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जब किसी सॉइल में अभी के प्रेजेंट में स्ट्रेस कम होता है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें पास्ट में रहा होता है, वो कहलाता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। मतलब कि ये आपका लैंड है, इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है 10 स्टोरी, राइट। सो ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है। सो इस नाउ अब इसको हम इससे स्टोरी हटा के मान लो रिड्यूस करते हैं 8 स्टोरी। सो इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो पहले के कंपैरिजन में कम रहेगा। जब 10 स्टोरी में स्ट्रेस था वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू द 8 स्टोरी, तो जो एट प्रेजेंट जो सॉइल होगा जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कम होगा यानी कि सिग्मा 0 डैश बड़ा है सिग्मा 1 डैश से, तो जो ये सॉइल होता है ये कहलाता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। मतलब कि इसके ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो पास्ट में आ चुका है, अभी में नहीं है। इफ द प्रेजेंटली अप्लाइड स्ट्रेस इज लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट देन द सॉइल इज रिफर्ड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ये कहलाता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट बाय स्ट्रेस अप्लाइड एट प्रेजेंट। सो जब हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई किया गया है वो ज़्यादा था, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। सो फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल OCR यानी कि ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया। नाउ फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल ओवर कंसोलिडेशन रेशियो लेस देन 1 होता है। सो ये हो गया ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में OCR ग्रेटर देन 1, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में OCR लेस देन 1। नेक्स्ट है रिकम्प्रेशन कर्व। अभी हमने कंप्रेशन कर्व पढ़ा। सो वो किसका ग्राफ होता है, E वर्सेस लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस का, राइट। रिकम्प्रेशन कर्व भी इसी का होता है, स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व। सो इसका जो स्लोप आता है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स। सो ये है आपका ग्राफ, ये है वॉइड रेशियो, ये है लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। सो ये इस तरीके से होता है करस्पॉन्डिंग टू E1, ये आएगा लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश, करस्पॉन्डिंग टू E2 ये आ जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश। इसका जो स्लोप है रिकम्प्रेशन कर्व का स्लोप ये कहलाता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स।
इसको हम CR से डिनोट करते हैं। ये होता है डेल ई बाय लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश बाय सिग्मा 1 डैश। सो जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स है वो जनरली कम होता है कंप्रेशन इंडेक्स से, क्योंकि कंप्रेशन इंडेक्स में क्या होता है, सॉइल ऑलरेडी कंप्रेस हो चुका होता है। इसमें हम रिकम्प्रेस यानी कि कंप्रेसिव सॉइल को फिर से रिकम्प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। सो जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स होता है वो 1/5 टू 1/10 होता है कंप्रेशन इंडेक्स का। नेक्स्ट कंसोलिडेशन पे बेस्ड एक थ्योरी है जो कि तरज़ाही के द्वारा दी गई है। ये कहलाती है तरज़ाही थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। सो इसमें कुछ एजप्शंस लिए जाते हैं इसके रिजल्ट्स में पहुंचने के पहले। सो जो बेसिक एजप्शंस हैं, पहला, फ्लो को हम 1 डायमेंशनल कंसिडर करते हैं, यानी कि फ्लो वर्टिकल है, वर्टिकल में फ्लो होगा। सेकेंड, सॉइल होमोजीनियस है, सॉइल की प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम रहेगी। सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, सॉइल में पूरे तरफ से पानी भरा है। फोर्थ, सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल। फिफ्थ, एनी चेंज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ ओनली। सो ये है आपका पुराना सॉइल, इसको हम कंसोलिडेट करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम में रिडक्शन होगा तो वो जनरली हाइट की वजह से होगा, एरिया सेम रहेगा। नेक्स्ट, फ्लो इज लैमिनार। नेक्स्ट, हाइड्रोडायनेमिक लैग यानी कि प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंसिडर्ड एंड प्लास्टिक लैग यानी कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नेग्लेक्टेड। मतलब कि इसमें हम पानी का बाहर आने को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो क्ले पार्टिकल्स का ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है तरज़ाही इक्वेशन। सो ये डिनोट की जाती है डेल यू बाई डेल टी, पोर वाटर प्रेशर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देता है CV d2u बाई dx2, जहाँ पे CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। CV किसके इक्वल होता है, K बाय mv इंटू गामा डब्ल्यू। mv होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो mv का यहाँ पे डेरिवेशन हमने बताया है। mv होता है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। सो ये हो जाएगा डेल सिग्मा डैश, mv हो जाएगा डेल ई बाय 1 प्लस E0 बाय डेल सिग्मा डैश। सो ये हो जाएगा mv इक्वल्स टू डेल ई बाय डेल सिग्मा डैश इंटू 1 बाय 1 प्लस E0। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, av के। सो mv इज इक्वल्स टू av बाय 1 प्लस E0। सो ये जो रिलेशन है यानी कि डेल v बाय v, ये कैसे आया डेल ई बाय 1 प्लस E0, यहाँ पे हमने शो किया है। ये आपका सॉइल है, इसकी एट टाइम t0 इसका वॉइड रेशियो E0 है। जब इसके ऊपर सडन लोड अप्लाई किया जाएगा Q, तो जो इसकी इनिशियल हाइट है h वो कंप्रेस होके हो जाएगी h डैश एट टाइम t इक्वल्स टू t में, कंसोलिडेशन के एंड में। सो जो चेंज इन हाइट है वो होती है डेल्टा h। मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट। सो ये हो जाएगा Vs 1 प्लस E0। नाउ V2 वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू h डैश। नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, Vs इंटू 1 प्लस E डैश। सो ये चेंज इन वॉल्यूम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया इंटू h माइनस h डैश। सो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू चेंज इन हाइट डेल्टा h। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू Vs इंटू डेल्टा E हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ डेल्टा V बाय V1 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H बाय H के। सो ये हो जाएगा डेल्टा E बाय 1 प्लस E0। सो इस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं डिफरेंट कोफिशिएंट के। सो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है AV, ये होता है चेंज इन वॉइड रेशियो बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ये हो गया AV। इसकी यूनिट क्या हो गई, इफेक्टिव स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये इसकी यूनिट हो गई AV की। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन यानी कि CC, ये होता है डेल E बाय लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश बाय सिग्मा 1 डैश। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी यूनिट। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन यानी कि CR, ये होता है डेल ई बाय लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश बाय सिग्मा 0 डैश। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV इज इक्वल्स टू K बाय mv इंटू गामा डब्ल्यू। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, K यानी कि परमेबिलिटी की मीटर पर सेकेंड, mv की होती है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इंटू यूनिट वेट की हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह होती है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट।
नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि एम वी इज इक्वल्स टू ए वी बाय 1 प्लस E0। इसकी यूनिट हो जाएगी mm² पर न्यूटन। सो यहाँ पे वही गिवन है सब चीज़। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए वी इज इक्वल्स टू डेल ई बाय डेल सिग्मा डैश। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन सी सी इज इक्वल्स टू डेल ई बाय लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश बाय सिग्मा 1 डैश। Coefficient of recompression is equals to CR is equals to del E by log of sigma 1 dash by sigma 0 dash. Coefficient of consolidation CV is equals to K by MV into gamma W. Coefficient of volume compressibility MV is equals to AV by 1 plus E0. नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि U इन परसेंटेज। सो ये वो फ्रैक्शन होता है अल्टीमेट कंसोलिडेशन का, मींस जो फाइनल कंसोलिडेशन होने के पहले कुछ हिस्सा जो कंसोलिडेशन होता है किसी भी टाइम टी में, वो कहलाता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मींस टोटल आपको इतना कंसोलिडेशन होना है, लेकिन एट टाइम टी में कितना कंसोलिडेशन हुआ है, ये कहलाता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन, पूरे टोटल कंसोलिडेशन का कुछ हिस्सा जो कि एट टाइम टी में होता है कंसोलिडेशन के टाइम। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन दैट हैज़ ऑकर्ड एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम सेटलमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो टाइम टी में क्या हो जाएगा, SI इमीडिएट सेटलमेंट, और टोटल सेटलमेंट क्या हो जाएगा, S। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम टी में जो कंसोलिडेशन हुआ है सेटलमेंट SI बाय जो टोटल सेटलमेंट है इनटू 100%। नेक्स्ट, अगर पोर वाटर प्रेशर पता है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U होता है UI माइनस U बाय UI इंटू 100%। सो यहाँ पे UI होता है जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है तब पोर वाटर प्रेशर कितना है, ये होता है UI, और टाइम T में जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो कहलाता है U। नेक्स्ट, वॉइड रेशियो के टर्म में, सो इफ़ वॉइड रेशियो इज नोन, इनिशियल वॉइड रेशियो E0 होगा, वॉइड रेशियो टाइम T में E हो जाएगा, वॉइड रेशियो एंड ऑफ द कंसोलिडेशन में क्या हो जाएगा, E100 हो गया। सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉइड रेशियो, यानी कि E0 माइनस वॉइड रेशियो किसी भी टाइम T में बाय वो इनिशियल वॉइड रेशियो माइनस वॉइड रेशियो जब कंसोलिडेशन एंड हो गया है इंटू 100%। सो U इन परसेंटेज हो जाएगा E0 माइनस E बाय E0 माइनस E100 इंटू 100%। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम फैक्टर TV। सो टाइम फैक्टर जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो रिलेट करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को, यानी कि U को, टू द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दैट कंसोलिडेशन। मतलब कि जितना समय हमको लगेगा कंसोलिडेशन को अचीव करने के लिए, उसको हम रिलेट करते हैं एक फैक्टर से, वो कहलाता है टाइम फैक्टर। सो इट इज़ द फैक्टर विच रिलेट्स डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टू द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दैट कंसोलिडेशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को अचीव करने में कितना समय हमको लगेगा। सो TV होता है CV इंटू T बाय D², जहाँ पे CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, T जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है टू अचीव अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कितना समय लगेगा हमारे को एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को अचीव करने के लिए। D होता है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। सो अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60% है, यानी कि 0.6, तो टाइम फैक्टर TV होता है π/4 इंटू U², डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर। नाउ अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 60% है, यानी कि 0.6, तो टाइम फैक्टर TV होता है 0.0851 माइनस 0.9332 लॉग ऑफ 1 माइनस U। नाउ जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है TV50 और TV90 का, सो TV50 होता है 0.196 और TV90 होता है 0.848। नाउ D यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है, जो D होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है बाय द फारदेस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव आउट। जो फारदेस्ट वाटर मॉलिक्यूल है उनको बाहर आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, वो कहलाता है D। सो अगर सिंगल ड्रेनेज है, मतलब कि ड्रेनेज सिर्फ एक ही साइड हो रहा है, ये इम्परमिएबल स्ट्रेटा है, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है वो हाइट के इक्वल हो जाएगा। सो D इज इक्वल्स टू H। नाउ अगर डबल ड्रेनेज का केस है, मतलब कि दोनों साइड परमिएबल है,
तो हमारा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ स्मॉल d हो जाएगा h/2 के इक्वल। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमाइन करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ CV के। फर्स्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ लाइन फिटिंग मेथड, सेकेंड होता है लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। सो फर्स्ट जो मेथड है स्क्वायर रूट ऑफ लाइन फिटिंग मेथड, ये डेवलप किया गया था टेलर के द्वारा। इसमें हम कंसिडर करते हैं 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। नाउ सेकेंड जो है वो लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, ये डेवलप किया गया था कैसे ग्राइंडे के द्वारा। इसमें कंसिडर किया गया था 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सो स्क्वायर रूट ऑफ लाइन फिटिंग मेथड में 90% कंसोलिडेशन लेते हैं हम। सो टाइम फैक्टर TV एट 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसके इक्वल हो जाएगा, CV इंटू T90/d²। सो यहाँ से CV आ जाएगा TV 90 इंटू d²/t एट 90 डिग्री कंसोलिडेशन। नाउ वैसे ही 50 के लिए क्या हो जाएगा टाइम फैक्टर, TV 50 इज इक्वल्स टू CV इंटू T50/d²। सो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV आ जाएगा TV 50 इंटू d²/T50। सो नोट, अगर 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन चाहिए हमारे को, सो उसके लिए हमको इनफाइनाइट टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक। हेंस वी एश्योर प्राइमरी कंसोलिडेशन टू बी कंप्लीटेड व्हेन 90% कंसोलिडेशन इज अचीव्ड। सो देखो, प्राइमरी कंसोलिडेशन को 100% अचीव करने के लिए हमको इनफाइनाइट समय लगेगा, इसीलिए जब 90% कंसोलिडेशन हो जाता है तब हम ये मान लेते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया है। सो फॉर 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड, हेंस वी एश्योर प्राइमरी कंसोलिडेशन टू बी कंप्लीटेड व्हेन 90% कंसोलिडेशन इज अचीव्ड। सो नेक्स्ट, square root of time fitting method is used for those soils which show significant secondary consolidation. So square root है जो हमारा मेथड है वो जनरली यूज किया जाता है जिसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन के रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के। सो सेटलमेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूलेस हैं। सो पहला, जब अगर वॉइड रेशियो पता है हमारे पास तो उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, del H/H इज इक्वल्स टू del E/1 + E0, जहाँ पे del H टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, H इनिशियल हाइट है, E0 इनिशियल वॉइड रेशियो है, del E चेंज इन वॉइड रेशियो है। सो यहाँ से सेटलमेंट डेल्टा H आ जाएगा del E/1 + E0 इंटू H। नाउ जब MV पता है हमको, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो डेल्टा H/H हो जाएगा del E/1 + E0 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे del σ' / del σ'। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये टर्म और ये टर्म AV हो जाएगा, AV/1 + E0 इंटू del σ'। सो डेल्टा H/H हो जाएगा MV इंटू del σ'। सो यहाँ से सेटलमेंट आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू H इंटू MV इंटू del σ'। नाउ जब हमको CC पता है, यानी कि कंप्रेशन इंडेक्स पता है हमारे को, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सो डेल्टा H/H हो जाएगा del E/1 + E0 इंटू लॉग ऑफ σ0' + del σ' by σ0' by log of σ0' + del σ' by σ0'। सो जब CC पता है तो सेटलमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू CC/1 + E0 इंटू H इंटू लॉग ऑफ σ0' + del σ' बाय σ0'। सो जब CC गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे σ0' इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है, del σ' चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, E0 इनिशियल वॉइड रेशियो है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल सैंड ड्रेन्स। जो हमारा क्ले होता है उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, राइट। सो उससे क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी कम है तो जो कंसोलिडेशन का रेट है उसमें बहुत स्लो हो जाएगा। सो उस वजह से कंसोलिडेशन रेट को बढ़ाने के लिए हम वर्टिकल सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो ड्रेनेज होता है वो रेडियली भी होता है। अभी तक हमने कंसोलिडेशन पढ़ा वर्टिकल होता है, लेकिन वर्टिकल सैंड ड्रेन में क्या होगा, हम रेडियल ड्रेनेज को भी प्रोवाइड करते हैं। सो द स्लो रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैचुरेटेड क्लेस of low permeability may be accelerated by means of vertical sand drains.
जो स्लो रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्ले का है उसको हम बढ़ा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल सैंड ड्रेन्स। सो उसके वजह से क्या होगा, विच प्रोवाइड रेडियल ड्रेनेज। सो इसके वजह से क्या होगा, रेडियल ड्रेनेज, यहाँ से भी ड्रेन होगा और यहाँ से भी होगा। सो रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ द ड्रेनेज पाथ, जो ड्रेनेज पाथ है वो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। इट इंक्रीजेस रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ shear स्ट्रेंथ। सो ये क्या इंक्रीज करता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है जो shear स्ट्रेंथ का, उसको ये इंक्रीज करता है। ये है आपका वर्टिकल सैंड ड्रेन्स, ये है इम्परमेबल स्ट्रेटा। सो यहाँ पे ये रेडियल मूवमेंट भी होता है। सो इस वजह से जो कंसोलिडेशन है वो फास्टर हो जाता है। नेक्स्ट है इमीडिएट सेटलमेंट। जैसे ही हम लोड अप्लाई करते हैं तो कुछ इनिशियल सेटलमेंट होता है, मतलब कि इमीडिएट सेटलमेंट होता है ये लोड अप्लाई करने के बाद। सो वो कितना होता है, इमीडिएट सेटलमेंट को हम SI से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू Q इंटू B इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाय ES इंटू IF, जहाँ पे Q है स्ट्रेस अप्लाइड, B है विड्थ ऑफ फुटिंग, म्यू है पॉइजन्स रेशियो ऑफ सॉइल, ES है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, IF है इन्फ्लुएंस फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सो जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स की वजह से होता है। सो जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तब सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, और ये किस में होता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल में होता है। So the decrease in volume of soil due to rearrangement of soil solids once primary consolidation is completed is referred as secondary consolidation. For highly plastic soil, it can be as high as 20 to 30% of the total settlement. So जो secondary consolidation में settlement होता है वो किसके द्वारा given होता है, so SS is equals to CS by 1 plus E of 100 into H into log base 10 into T by T 100, जहाँ पे CS है सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, E 100 है वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, H होता है हाइट ऑफ सॉइल एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, T 100 होता है टाइम एट विच प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड, और T होता है टाइम एट विच सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज डिटरमाइंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।